लाइव है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद और बड़े ही शानदार अंदाज में आप सभी अपनी तैयारी में जुटे हुए, पढ़ाई में जुटे हुए। आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी का रिवीजन चल रहा है, बहुत अच्छी तैयारी के साथ आप सभी बने हुए हैं। और बिल्कुल आपकी तैयारी मेहनत भरी होनी भी चाहिए ताकि वो पूरी हो, संपूर्ण हो। अगर उस तैयारी में मेहनत नहीं है तो कहीं ना कहीं से वो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। और आज के इस कंपटीशन के युग में कभी भी आप अधूरी तैयारी के साथ सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्वेश्चंस किसके? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत चैप्टर के। तो विद्युत चैप्टर के क्वेश्चंस में आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में हम जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं हमारे, उन सभी के बारे में देखेंगे और उन सभी को समझेंगे कि किस तरह से सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आज फोकस मेनली ये रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हम सारे क्वेश्चंस को लगभग कर चुके हैं। दूसरे तरह के क्वेश्चंस हम देखेंगे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित। तीसरे तरह के सवाल जो हम देखेंगे इसमें बनने वाले वो आज रहेंगे संधारित्र यानी कि कैपेसिटर से संबंधित। और कैपेसिटर से संबंधित क्वेश्चंस के लिए मैंने जब भी कहा था थ्योरी हमने उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ी, हम केवल उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और वो जब हम प्रतिरोध के क्वेश्चंस को सीख लेंगे तो कैपेसिटर के क्वेश्चंस भी हम निश्चित तौर पर ही सीख जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बगैर देरी के। एक बार सभी बताएंगे कैसे हैं आप सब। तो क्वेश्चन ही चल रहे हैं इसलिए क्वेश्चन तो क्या ही पूछा जाएगा, सीधे एक एक क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। चलो, तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये रहे आपके सामने सवाल। एएलपी के सवाल मोस्टली हैं, आज करेंगे इसका एकदम सभी सही जवाब। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है आपसे, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान यानी धारा का मान क्या होता है? तो देखो, जब हमने सीरीज और पैरेलल को पढ़ा, जब हमने श्रेणी और श्रृंखला को पढ़ा तो हमने अच्छे से इस बात को सीखा था। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। सभी एकदम बहुत अच्छे हैं और क्वेश्चंस करने में बहुत मज़ा आता है। मुरारी लाल, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड मुरारी जी। तो ये क्वेश्चन है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान। देखो, हमने कल क्या देखा था कि जब दो प्रतिरोध या दो से ज़्यादा प्रतिरोध सीरीज में जुड़े होते हैं यानी कि श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो उनमें करंट यानी धारा का मान कैसा रहता है? समान रहता है। ये चीज़ हमने देखी थी कि अगर बैटरी से आई धारा निकलेगी तो इसको भी आई मिलेगी और इसको भी आई मिलेगी। यानी कि श्रेणी परिपथ में, सीरीज सर्किट में जो करंट की वैल्यू है वो हर एक रजिस्टर में कैसी होती है? सेम। धारा कभी भी नहीं बढ़ती है। तो आप कहेंगे कि धारा का मान कैसा होता है? एक ही रहता है यानी कि समान रहता है। एक ही का मतलब वन नहीं, वन नहीं, एक तो संख्या में लिख के देता वो वन। एक का मतलब है कि वो समान ही रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि इसमें क्या बढ़ जाएगा? तो आप कहेंगे जी इसका उल्टा कर दो। अगर यहाँ से V वोल्टेज चलता है तो ये बट कर कितना हो जाएगा? यहाँ V1 हो जाएगा और यहाँ V2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम हमने देखा था भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर बैटरी से जुड़ा हुआ है तो इसमें करंट का मान बढ़ जाता है। यानी यहाँ से अगर I चलता है तो इसको I1 I2 मिलेगा अलग अलग, I बढ़ जाएगा दोनों में उनकी क्षमता अनुसार, लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। यहाँ से सारी डेरिवेशन क्लियर हो जाती है और बहुत सारे सवाल भी आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चलो, आसान सवाल था, एएलपी का ही सवाल। अगला सवाल देखो, 10 ओम के सवाल कहता है आपसे, पढ़िए चलो सवाल को। 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समानांतर रूप में जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध कितने के बराबर होगा? Two identical resistors of 10 ohm each are connected in parallel. This combination is connected to a third resistor of 10 ohm. The equivalent resistance of the combination will be equal to. अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, ये कहता है कि 10 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं। ठीक है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो ये दो 10 ओम के प्रतिरोध हैं। अब समांतर में जुड़ने का मतलब क्या होता है? देखो, कभी भी दिमाग में ये अवधारणा मत बनाना
आप लोग समांतर और श्रेणी को कैसे समझते हैं कि समांतर में ऊपर नीचे होते हैं, श्रेणी में आगे पीछे होते हैं? ऐसा नहीं है। आप ये समझो कि समांतर में धारा बढ़ जाती है, श्रेणी में धारा नहीं बढ़ती है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, इसी से आगे सवाल होंगे। तो ये दो समांतर में जुड़ गए, क्योंकि मान लो यहाँ से अगर इनमें धारा आएगी, ये किसी बैटरी से ऐसे जुड़े हुए होंगे, तो यहाँ से अगर धारा आएगी तो दोनों में बढ़ जाएगी। और ये पूरा कॉम्बिनेशन एक 10 ओम के तीसरे श्रेणी क्रम, मतलब 10 ओम अब इसमें जोड़ोगे तो श्रेणी क्रम में ही जोड़ना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ऐसे करके ही जोड़ोगे तो ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम। अब बताओ कितना हो जाएगा? तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं? हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और फिर इन दोनों के साथ, ये तो श्रेणी क्रम में है ना, देखो इन दोनों को सॉल्व करो तुम पहले। समांतर में दिख रहा है सीधा सीधा। अब समांतर का सूत्र क्या होता है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। जोड़ो भाई 1/10 1/10 को, 1/10 1/10, ये 10 हो जाएगा, यहाँ एक यहाँ एक, ये हो जाएगा 2/10, यानी कि 1/5। अब पेपर में अभी यूपी रेडियो ऑपरेटर का पेपर हुआ, उसमें एक सवाल आया, उसमें बहुत सिंपल सवाल, समांतर प्रतिरोधों का तुल्य निकालना था। और पता है सभी बच्चों ने केवल यही आंसर छोड़ दिया। भाई यही थोड़ी छोड़ोगे तुम आंसर यार, इसका उल्टा भी तो करोगे। तो क्योंकि ये 1/r है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 5। मतलब ये दोनों क्या कहते हैं कि हमारा आंसर 5 आएगा। अब तुम देखो इन दोनों की जगह तो लगाओ 5 को ऐसे करके, और आगे 10 तो बच ही रहा है, ये आगे 10 बच रहा है ऐसे करके, और ये हो गई एक बैटरी। तो ये कितना है, ये 5 ओम आ गया था, ठीक, और ये कितना है 10 ओम। अब ये देखो कि क्या इन दोनों में धारा बटेगी, नहीं आ रही है, तो श्रेणी क्रम में साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में आर क्या निकलेगा भाई, 10 और प्लस 5 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 15 ओम। तो आंसर आ जाएगा इसका 15 ओम। इन सवालों में जिसने ये पकड़ लिया कि कौन समांतर में है और कौन श्रेणी में है, तो फिर तो फॉर्मूला लगाना बड़ा आसान है भाई, 1/r करते चले जाओ, ठीक है। अच्छा एक ट्रिक और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे क्या रहता है ना, जब तुम 1 करके करते हो तो उल्टा करने का बहुत भूल जाते हैं। तो आप समांतर में 2 को जोड़ने का डायरेक्ट तरीका रखो। क्या तरीका रखो, आप ऐसे कहो, दोनों की गुणा और दोनों का जोड़। ये इसी से सॉल्व होके आता है। मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। दोनों की गुणा दोनों का जोड़, 10 है ना, तो 10 की गुणा और 10 का जोड़ कितना आ जाएगा, 10 दशांश 100 बटे 10 और 10 20, आंसर आ गया 5। तो इससे सीधा आंसर आता है, इसमें कुछ भी उल्टा पलटा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है इसी को सॉल्व करके ये आया है। तो 2 के लिए हम समांतर में सीधा सीधा ये लगाया करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बस। तो एक बार सभी बताएंगे क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन आपको ही करने हैं। अब देखो आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है कि 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बताइए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा इस संयोजन का। तो आप कहेंगे कि देखो समांतर में अगर जुड़े हैं ना 3 प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 2 के लिए तो हम शॉर्ट फॉर्मूला भी लगा दें, लेकिन 3 के लिए तो प्रॉपर करना पड़ेगा। तो 3 के लिए कैसे करोगे तुम, 1/r तुल्य जो होता है आपका, आर ही रहने देते हैं इसको, आर तुल्य को, तीनों हैं 6 ओम के, 1/6 1/6 1/6, 6 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 बनेगा, यहाँ भी 1 बनेगा, यहाँ भी 1 बनेगा, ये आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। तो यहाँ उल्टा करोगे आर हो जाएगा और यहाँ उल्टा करोगे 2 हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 2 ओम। तो क्या आप सभी सहमत हैं मेरी बात से? आसान सा सवाल था। समांतर और श्रेणी पहचानने में दिक्कत होती है, अरे भाई आप इस तरीके से समझो चीज़ों को, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, 1% भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस तरीके से चीज़ों को समझ के चलेंगे। बस आपको अपने कॉन्सेप्ट पे डटे रहना है कि श्रेणी क्रम में धारा नहीं बढ़ती है जबकि समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है। बस इस कॉन्सेप्ट पर आपको अड़े हुए रहना है। चलो आसान सवाल था, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम बेहतरीन है और सभी ने लगभग 2 ओम कर भी दिया था, वेरी गुड।
तो चलो ऐसे क्वेश्चंस को तो लगभग आप पकड़ ही लेते हो। अगला सवाल देखो, और ये लॉजिकल सवाल है। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के मध्य से धारा का मान। अब क्या ये सवाल पहले सवाल जैसा ही है? बिल्कुल। ये पूछा गया है 9 अगस्त 2018 को, 9 अगस्त 2018 को एएलपी में, ठीक है, 9 अगस्त 2018 को एएलपी में। और सुनो मजे की बात कि 26 सितंबर 2018 को ये पूछ लिया आपका ग्रुप डी में। तो जो ये कहते हैं कि ग्रुप डी के क्वेश्चंस क्यों कराते हैं आप, या ग्रुप डी का स्तर, क्या एनटीपीसी का स्तर एएलपी जैसा है? देख लो भाई साहब, सेम सवाल कॉपी होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि हमें बहुत सारे अंदाजे लगते हैं। तो खुद देख लो आप, सर्किट बिल्कुल पहले जैसा ही। तो श्रृंखला में अगर प्रतिरोधक जुड़े होंगे तो सर्किट से धारा का मान कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ओनली वन रिमेन्स, या इसको ऐसे कहो, रिमेन्स सेम, ऐसे सही रहेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। रिमेन्स सेम, एक ही रहने का मतलब है कि वो बिल्कुल कैसा रहता है? वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अति उत्तम, शानदार, लाजवाब। अगला सवाल देखो आप, ये तो आसान था यार, करवा भी दिया। ये कह रहा है परिपथ में खाली स्थान विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। इन अ सर्किट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। देखो ये कहना चाह रहा है, ऑप्शन के हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि किस तरह के परिपथ में, समांतर में या श्रेणी में, धारा का एक ही मार्ग रहता है। सुनो भाई, मान के चलो मैंने श्रेणी में, तो देखो ऐसे लगाता हूं मैं प्रतिरोधों को, ऐसे करके, ठीक। और समांतर में कैसे लगाऊंगा? ऊपर नीचे करके लगाऊंगा। समांतर में ऊपर नीचे करके लगाऊंगा, ठीक। तो श्रेणी में देखो एक ही रास्ता रहेगा हमेशा। श्रेणी में देखो, यहाँ श्रेणी में तो एक ही रास्ता है, लेकिन समांतर में रास्ते बट जाते हैं, ये दो रास्ते हो जाते हैं। तो विद्युत प्रवाहित होने का एक मार्ग किस में होता है? एक ही मार्ग होता है श्रेणी में, यानी कि सीरीज में। सीरीज में केवल एक ही मार्ग होता है भाई। सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये होगा सीरीज। थोड़ा सा मैं आज ये पीडीएफ इंग्लिश वाली में हल्की सी उसमें गड़बड़ है। तो ये क्या होगा? सीरीज यानी कि श्रेणी। तो श्रेणी में हमेशा एक ही मार्ग होता है। अब तुम देखो, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से कितनी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। क्वेश्चंस तमाम क्लियर, फॉर्मूला, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थ्योरी के क्वेश्चंस भी क्लियर हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी क्लियर हैं। किसकी मदद से? केवल एक फॉर्मूले की मदद से। अगर आपको एक फॉर्मूला क्लियर है तो बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। चलो आगे चले भाई, अगला सवाल देखेंगे। और एएलपी में आया हुआ सवाल है कि जब कई प्रतिरोध में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। अगर कल जब हमने परसों की क्लास में जब हमने समांतर और श्रेणी को पढ़ा था, तो मैंने आपको ये बात वहां बोली थी। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था? 10 और 5 हमने शायद एग्जाम्पल लिया था। और ये कह रहा है मान लो तुम्हारे पास दो प्रतिरोध हैं, तो उनको तुम कैसे जोड़ो कि जो रिजल्ट आए वो उनमें से सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आए। तो जैसे मान लो तुम 10 और 5 को जोड़ के देखो, तो 10 और 5 को जब हम श्रेणी में जोड़ते हैं तो कितना आंसर आ रहा था? 10 और 5 का श्रेणी क्रम में आंसर, यानी कि सीरीज में कितना आंसर आएगा? सीरीज में आंसर आएगा 15। ठीक है, तो ये तो इनमें से सबसे छोटे प्रतिरोध से छोटा थोड़ी है। लेकिन अगर हम समांतर में जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 ओम। पीछे हमने जोड़ा था 10 और 5 को, 5 नहीं आएगा, सॉरी, और भी कम आएगा। करके देख लेते हैं एक बार। दोनों की गुणा और दोनों का जोड़, समांतर में डायरेक्ट निकालने का ये तरीका है। तो 50/15 कितना आएगा? 15 × 45, कितने बचेंगे? 5, और लगभग 15 × 45, तो 3.3 ओम। सोचो, इनमें जो सबसे छोटा है 5 ओम, उससे भी छोटा आंसर कब आता है? जब हम किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में जोड़ते हैं, यानी कि समानांतर में जोड़ते हैं। तो ये बात मैंने आपको जब समांतर और श्रेणी का हमने कॉन्सेप्ट सीखा था तभी सीखी थी। अब सुनो, अगर तुम समांतर और श्रेणी के नाम पे केवल ये रट जाओ कि श्रेणी में R बराबर R1 + R2 + R3 और समांतर में 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जो अधिकतम बच्चे करते हैं, तो क्या उससे ये सवाल सरल हो जाएंगे? क्या उससे कोई बहुत आसान, अभी तक का एक सवाल सरल कर पाओगे तुम?
कि 3-6 ओम प्रतिरोध के समानांतर में जुड़े हैं या श्रेणी में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध बताइए। बाकी तो लॉजिकल सवाल कोई एक हिला भी नहीं पाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया तो ऐसे और भी सवाल आ जाओ। और कॉन्सेप्ट भी कोई बहुत तोप कॉन्सेप्ट थोड़ी है यार, बड़ा सिंपल सा आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ मुश्किल नहीं है। आशा करूंगा समझ में आ रहा होगा। अब सुनो, अगर सवाल होता कि जब कोई प्रतिरोध में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है, अधिकतम से भी अधिक होता है, तो अधिकतम से अधिक का आंसर क्या होता? अगर सवाल पूछ लेता, लिखे लेते हैं इसको, इंपॉर्टेंट सवाल है, अधिकतम से भी अधिक, अधिकतम से भी अधिक, यानी कि मोर फ्रॉम मैक्सिमम, मोर फ्रॉम मैक्सिमम, अधिकतम से भी अधिक होता। तो क्या करते तुम? देखो अधिकतम कौन है इनमें? 10, और उससे भी अधिक लाना है तो कैसे जोड़ दो? श्रेणी में जोड़ दो। तो तुम कैसे जोड़ दोगे? श्रेणी में, यानी कि सीरीज में। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं एक बार। एएलपी में पूछा गया फिर से एक सवाल है, और 20 ओम के दो प्रतिरोध समांतर रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, फिर इस संयोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? मेरे हिसाब से एक सवाल हमने ऐसा किया, लेकिन ये देखो ये पूछा कहाँ गया है। ये 13 अगस्त 2018 को एएलपी में ही पूछा गया है, और ये पूछ लिया आपका 21 अगस्त को। देख लो, तो जब हम क्वेश्चंस, जैसे जो शिफ्ट में क्वेश्चंस ना रिपीट होते हैं, उसका फायदा उन लोगों को मिलता है जिनकी शिफ्ट बाद में होती है। तो जैसे ही इस एग्जाम की 1 या 2 शिफ्ट होंगी, पिछली बार ऐसे ग्रुप डी में भी हुआ कि ग्रुप डी में एक शिफ्ट आ गई, एक शिफ्ट के क्वेश्चन से मुझे समझ आ गया था, 1-2 शिफ्ट के क्वेश्चन से ही, कि ये केवल 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और मैंने टॉपिक पकड़े उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए, अगली शिफ्ट के सारे सवाल उसी में से, मजे की बात। उसके बाद फिर और थोड़ा सा भाई मोटिवेशन मिला कि हाँ भाई फिर तो हम और अच्छा करें, फिर मैंने और सेशंस लगाए, 6-7 क्लास कराई, लगभग सारे क्वेश्चन उसी में से हो रहे थे। तो पता है, जब एक बार पैटर्न हम पकड़ लेते हैं ना किसी का, तो फिर हमारे लिए अगली शिफ्ट का प्रेडिक्शन आसान रह जाता है। सवाल है, 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर रूप में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। अगर समांतर में जोड़ोगे दो 20 ओम के प्रतिरोधों को पहले, तो कैसे जोड़ोगे भाई? दोनों की गुणा और दोनों का जोड़। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20 में 20 की गुणा 400, और 20 और 20 40, 0 से 0, 4 से 10 बार, तो आंसर आ गया आपका 10 ओम। उसके बाद फिर इस संयोजन को 10 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है। अब देखो, तुम 10 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ोगे तो समांतर में नहीं जोड़ते हैं, फिर हम बिल्कुल इसी प्रकार सीरीज में ही जोड़ते हैं, श्रेणी में। तो जोड़ दो आगे श्रेणी में। तो श्रेणी में 10 ओम के लिए क्या करोगे कि और 10 ओम जोड़ दोगे श्रेणी में, तो फाइनली आर जो हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, फाइनली आर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 20 ओम, यानी कि 20 ओम। तो एक बहुत ही नॉर्मल से स्तर के सवाल बन जाते हैं अगर आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर है। तो अच्छा, एक बात सभी बताएंगे कि क्या आपको लग रहा है कि हाँ यार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि अगर ऐसे सवाल पेपर में आ गए तो उन्हें तो यार बड़े आराम से कर लेंगे? क्या एक बार सभी बताएंगे? चलो सभी ऑप्शन कर रहे हैं डी, पीडीएफ टाइम से नहीं डलती है। यार पीडीएफ देखो भाई, कोशिश तो खूब रहती है कि जो भी पीडीएफ बनाते हैं उनसे थोड़ा जल्दी के लिए रिक्वेस्ट करते भी हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है। बाकी एप्लीकेशन में भी इश्यूज़ होते हैं, आप अपडेट कर लिया करो, वो ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको लगता है अपडेट नहीं हुई है। क्या गजब, समझ आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, फिर तो वेरी गुड। रामेश, इस बैच से सिलेक्शन हो जाएगा? क्या बात करते हो यार तुम, ये बात कह के दिल तोड़ देते हो। अब भाई ये बैच किस लिए है फिर? तो ये बैच इसलिए थोड़ी है कि इसमें हम ये सीख रहे हैं कि भैंसों को चारा कैसे खिलाया जाए। तो भाई सिलेक्शन के लिए ये यार बैच। और देखो एक बात मैं कहूँगा कि हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छा स्तर लेके चल रहे हैं। अगर मान लो पेपर का स्तर थोड़ा ज़्यादा आता है, ऐसा होता भी है कभी कभी किसी एग्जाम में, 5% चांसेस होते हैं इस बात के, तो तुम्हें हो सकता है कि भाई 40 सवाल आएंगे, मान लो 40 सवाल हैं, 40 में से तुम केवल 20 ही कर पाओ। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यार 20 से ज़्यादा करके आ सकते हो तुम, 30-35 करके आ सकते हो, लेकिन एक वादा तुमसे ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर 40 में से 20 भी करके आओगे ना, तो कोई 20 से 21 नहीं करके आएगा, अगर तुमने बहुत अच्छे से यहाँ तैयारी की है तो। जो बाकी लोग भी होंगे ना जिनकी बहुत भी अच्छी तैयारी होगी, 20 से 21 भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि हार्ड होगा तो फिर वो सबके लिए हार्ड होगा। अगर नॉर्मल है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हार्ड पेपर भी आएगा तब भी हम नहीं घबराएंगे।
क्योंकि हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड है, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे लिए हार्ड है। हमारे लिए चीज़ें ऐसी आई हैं जो हमने नहीं पढ़ी, वो सभी के लिए वैसी रहेंगी। चलो अगला सवाल। एक मेहनत से तैयारी करने वाले को मुश्किल पेपर आने पे ना फायदा ही होता है, उसमें घाटा नहीं होता। अगला सवाल देखेंगे, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? बताइए, 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा। अब सुनो, हमने पढ़ा था कल ऊर्जा के बारे में। पहले आप यूनिट देखना, ऊर्जा के लिए यूनिट देखो। देखो पूछ ऊर्जा रहा है और यूनिट पूछ रहा है वॉट में, तो निश्चित तौर पर ये ऊर्जा नहीं, क्या पूछ रहा है, शक्ति पूछ रहा है। हालांकि पूछने का तरीका गलत है क्योंकि ऊर्जा की यूनिट होती है जूल, लेकिन फिर भी हमें आंसर तो करना ही पड़ेगा। तो एक काम करिए, आप कैसे निकालेंगे? आपको दे दिया रेजिस्टेंस, दे दिया एम्पियर, दे दिया और आपसे टाइम पूछ लिया। तो एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? पहले ऊर्जा निकाल लो, H बराबर, अच्छा क्या क्या दे दिया भाई, R दे दिया, I दे दिया, T दे दिया, तो इनसे एक ही फॉर्मूला लगेगा, ये I स्क्वायर RT ऊर्जा निकालने का। I की वैल्यू कितनी है? 1.5 दो बार, तो 1.5 का स्क्वायर 2 बार है ना। R की वैल्यू 10 है और टाइम को रखो सेकंड में, 60 सेकंड, तो कितना हो जाएगा? 15 15 225, 225 यानी कि 2.25 इंटू 10 इंटू 60, इसकी गुणा कर लो इधर, तो कितना हो जाएगा? 22.5 गुणा 60। पॉइंट से जीरो हट जाएगी, तुम जैसे भी सॉल्व करते हो वैसे कर लेना। 6 की गुणा कर लो इसमें, तो कितना हो जाएगा? 1200 और 25 6 के 150, तो 1200 और 150 कितना हो जाएगा? 1350। अब देखिए ये आंसर प्रॉपर जूल में आएगा, लेकिन फिर भी अगर वो वॉट बोल रहा है, अब उसने बोला है वॉट, देखो 1350 आएगा जूल, यहाँ वो खेल रहा है हमारे साथ, ये आएगा। बहुत अच्छा सवाल कहूंगा मैं इसको, क्योंकि वो यूनिट्स के साथ खेल रहा है। 1350 वॉट आ रहा है, ये आंसर आ रहा है हमारा जूल में। यूनिट देखो, यूनिट सेम नहीं है, उसने आंसर पूछे हैं वॉट में। सुनो, वॉट में कब आता है आंसर? वॉट में आता है जब हम, वॉट क्या होता है भाई? मैंने कहा था कि जूल पर सेकंड ही वॉट होता है, बहुत अच्छे से हमने सीखा था। किसके फॉर्मूले में? पावर के में। पावर का फॉर्मूला था कार्य बटे समय, इसकी यूनिट जूल, इसकी यूनिट सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही हमने वॉट कहा था। इसका मतलब कि जूल में सेकंड का डिवाइड करना है अभी जब वॉट बनेगा। तो जूल में सेकंड का डिवाइड करने का मतलब क्या है? सेकंड का डिवाइड करने का मतलब है समय का डिवाइड करना, और समय कितना है? 60। इससे ये कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 22.5, तो 22.5 वॉट बनेगा। तो आप देखो, थोड़ा सा अगर यूनिट में गड़बड़ हुई तो तुरंत आप मार खा जाओगे। ये गलत है हालांकि ऐसे बोलना कि ऊर्जा दे के तुम वॉट पूछ रहे हो, लेकिन भाई पूछ रहा है तो पूछ रहा है, उससे लड़ेंगे थोड़ी। वो तो कह देगा कि ऊर्जा का मतलब हम तो शक्ति कह रहे हैं, पावर कह रहे हैं, इस पर कोई क्लेम विलेम भी नहीं डलेगा। ये क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और ये बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप कंफ्यूज हो, ताकि आप गलत आंसर कर सकें। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, और ये है घर में खपत होने वाली बिजली से। तो पहले उसको समझ लो, ये कॉन्सेप्ट मैंने एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे बचाए कि जिनको क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर करेंगे। देखो, ऊर्जा की आपने बहुत सारी यूनिट देखी हैं, आपने देखी कैलोरी देखी होगी, जूल देखी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखी होगी। हर एक यूनिट का हर अलग जगह इस्तेमाल होता है। जूल कौन सी ऊर्जा की यूनिट है? जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है। कैलोरी किसकी यूनिट है? कैलोरी होती है ज़्यादातर खाने से मिलने वाली ऊर्जा की। आप कभी देखना किसी भी खाने के पैकेट पे हमेशा एनर्जी जो लिखी होती है कैलोरी में लिखी होगी, जूल में नहीं। ऐसे ही जब हम अपने घरों में यूज़ होने वाली बिजली की माप करते हैं तो उसके लिए हम जूल यूनिट नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए एक नई यूनिट लेके आते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक मुद्दा ही पढ़ लो, उसका नाम है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत की वाणिज्यिक इकाई। वाणिज्यिक का मतलब होता है व्यापारिक वाली, व्यापारिक इकाई जिससे बिजली का बिल वगैरह लिया जाता है। अब देखिए, तुमने देखा होगा जैसे आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है वो कैसे आएगा कि एक भैया आएंगे, वो स्कैन करेंगे कुछ और वो निकाल लेंगे पर्ची सी, वो कहेंगे जी आपने 80 यूनिट इस्तेमाल की है। 80 यूनिट का मतलब पिछले महीने आपके बिजली के बिल में 1380 लिखा हुआ था, इस महीने पिछले महीने 1300 लिखा हुआ था,
इस बार 1380 लिखा हुआ है, या 1200 लिखा था तो 1280 हो गया, या 1120 लिखा था तो 1200, यानी 80 यूनिट बढ़ गई। चलो ठीक है, तुम्हें पता है 1 यूनिट के 7 रुपये हैं, 80 में 7 की गुणा करके आप उसे 560 रुपये दे देते हो। आसान हो गया हमारे और उसके लिए। हमें नहीं पढ़ना जूल वूल के चक्कर में, भाई एक सामान्य आदमी क्या समझेगा क्या जूल होता है क्या कुछ। लेकिन अगर हम विज्ञान के हिसाब से इसकी गहराई में चलें और हम ये सोचें कि आखिर मेरे घर के मीटर में 1300 से 1301 कब हुई, कितनी बिजली यूज करने पे हुई, तो समझिए 1 यूनिट का मतलब क्या होता है। 1 यूनिट का मतलब होता है, 1 यूनिट इकाई नहीं लिखा जाता, इसको यूनिट लिखा जाएगा इंग्लिश में भी। 1 यूनिट का मतलब होता है कि जब आपने 1 किलोवाट के उपकरण को लगातार अपने घर में 1 घंटे चलाया हो। 1 किलोवाट के उपकरण को लगातार 1 घंटे। 1 किलो का उपकरण कौन है, जैसे कि भाई प्रेस करने वाली, जो इस्त्री बोलते हो आप उसको, आयरन करने वाली जो कपड़ों पे प्रेस होती है, समर्सिबल लगभग 1 किलोवाट है। आपकी वॉशिंग मशीन लगभग 1 किलोवाट है। तो अगर आप 1 किलोवाट के उपकरण को लगातार 1 घंटे चलाएंगे, अगर आप 1 किलो के उपकरण को लगातार 1 घंटे चलाएंगे तो आप कितनी एनर्जी का यूज कर लोगे, आप लगभग 1 यूनिट एनर्जी का यूज करोगे। यानी कि आपने मान लो आपके गांव में अगर यूनिट की इकाई 7 रुपये है तो 7 रुपये की एनर्जी आपने यूज कर ली अगर 1 घंटे आपने कपड़े प्रेस किए तो, ठीक है। तो ये होती है यूनिट। तो विद्युत ऊर्जा की जो वाणिज्यिक इकाई है ये क्या होती है, किलोवाट आवर। इसको क्या बोला जाता है, किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट घंटा। अब देखो एक सवाल बहुत अच्छा यहां से ये बनता है कि इसमें चूंकि वाट आ रहा है तो क्या ये शक्ति की इकाई है, पहले क्लियर कर लो इसको, यही बहुत पूछा जाता है, क्या ये शक्ति की इकाई है। सुनो आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या है मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, किलोवाट आवर। इसको सिंप्लीफाई करो, किलो का मतलब 1000, वॉट का मतलब जूल पर सेकंड, और 1 घंटे में 3600 सेकंड, ठीक। तो सेकंड से सेकंड मारा जाएगा, क्या बचेगा, खाली जूल। इसको और इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की पावर 6, और ये आ जाएगा जूल। तो ये किलोवाट आवर को जब सॉल्व करते हैं तो ये जूल आता है। जूल का मतलब ये क्या है, ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा की। ये विद्युत शक्ति की नहीं है, ये किसकी है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ ऐसे लिख लो पूरा। ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ना कि शक्ति की, विद्युत ऊर्जा की। थोड़ा सा गैप देके लिख लेना यहाँ, आपको याद तो भी रहेगा। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को दिखता है, वॉट तो शक्ति की इकाई नहीं। तो आपको ये भी याद हो गया इसी बहाने कि 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं, सही है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, पहले इसको नोट करो और फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसके क्वेश्चंस बहुत आराम से हम सॉल्व कर लेते हैं। सभी एक बार पहले नोट कर लो। चलो नोट हो गया, बहुत बढ़िया। अब सुनिए सवाल, देखो जैसे क्या करना है, आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे सवाल आया है कि एक घर में 1 महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, जूल में है ऊर्जा कितनी है। अब तुम किसी भी तरह का सवाल कर दोगे, 200 इकाई का मतलब 200 यूनिट ही है, ठीक है, 200 इकाई। इकाई का मतलब क्या है, यूनिट। हालांकि इसको इकाई नहीं लिखा जाता, इसको यूनिट ही लिखा जाता है हिंदी में भी, लेकिन पेपर में दे देगा कुछ नहीं कर सकते, वह एग्जामिनर है कुछ भी करेगा। तो 200 गुणा, भाई 1 यूनिट में कितने जूल, 1 यूनिट में कितने जूल। देखो हमने देखा 1 किलोवाट घंट आवर में इतने जूल, और ये क्या है, ये एक यूनिट ही तो है, एक यूनिट ही तो है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट में इतने जूल। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि 3.6 गुणा 10 की पावर 6 की गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा। अब ये देखो 2 पावर तो ये प्लस में चली जाएंगी यहाँ, और 36 दूनी 72, 7.2 और 10 की पावर 8,
क्या हो जाएगा ये, इतने जूल। तो 7.2 इंटू 10⁸ ये तो दो पावर है ना प्लस की, ये यहाँ उसमें चली जाएंगी पावर में, जो दो जीरो हैं ये पावर में चली जाएंगी। तो ये आसान सवाल था। अब फटाफट से करते चले जाओ सवालों को। ये रहा 10वां सवाल, और सवाल है स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है। स्रोत का मतलब मान लो कोई बैटरी लगी है, जैसे ये बैटरी लगी है, और ये किसी प्रतिरोधक में, किसी रजिस्टर में हमेशा करंट I बनाए रखती है। R कैपेसिटी के रजिस्टर में करंट I बनाए रखती है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V हो, वोल्टेज कितना है V, तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है। अब देखो ये कह रहा है कि कितनी विद्युत ऊर्जा ये खपत करेगा। तो विद्युत ऊर्जा का एक बेसिक सा फॉर्मूला हमारे पास भाई होता है कि H बराबर I² RT, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से है ही नहीं। वो क्या कहता है कि मुझे तो आंसर दो या तो VIT की टर्म में या IRT की टर्म में, या तो अब देखो IRT की टर्म में तो IR² नहीं होता, I²RT होता है, तो IRT की टर्म में तो गलत है। VIT की टर्म में बना लो। कैसे? यहां की तुलना में यहां क्या अंतर है? अंतर है कि इस फॉर्मूले में R है और इस फॉर्मूले में V है, यानी कि मुझे यहां से R हटा देना है। तो ओम का नियम लगाओ, V बराबर IR, और यहां से R की वैल्यू उठा के पुट कर दो। R को फ्री करोगे, I को हटाना पड़ेगा, I यहाँ गुणा में है, यहाँ के भाग में हो जाएगा, तो V बटे I हो जाएगा। तो R की जगह आप कितना रख दो, R की जगह आप V बटे I रख दो, ठीक है। अच्छा, ये इससे कट जाएगा और ये कितना बच जाएगा, IVT। तो इसको I गुणा V गुणा T बोलो, V गुणा I गुणा T बोलो, एक ही बात है। तो V की टर्म में I की और T की टर्म में हो जाएगा ये VIT। आसान है, बिल्कुल आसान सवाल रहा हमारे लिए, ठीक है जी। तो ऐसे ही हम इसको किसी भी टर्म में चेंज कर सकते हैं। इसमें बस ओम का नियम लगा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलो, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आज पहली बार समझ आया। चलो चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो सवाल अगला, 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर कितनी है? यहां शक्ति पूछ रहा है। सॉरी, देखो एक बात याद रखना कि जब भी तुमसे वोल्टेज और करंट दे के शक्ति पूछे, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, पावर बराबर दोनों की गुणा कर देना, दोनों की गुणा। क्या करोगे, 6 गुणा 0.5, तो कितना आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी 3, और शक्ति की यूनिट होगी वॉट। तुम कहोगे भैया कहाँ से आया ये फॉर्मूला, मैं तो नहीं याद कर रहा इतने फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो भाई। ऊष्मा का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, I²RT, ठीक। ऊष्मा, देखो शक्ति क्या होती है, शक्ति होती है कार्य बटे समय। कार्य का मतलब ऊष्मा ही तो है, तो ऊष्मा बटे समय भी रख सकता हूं मैं, यानी कि इसके नीचे टी लाऊंगा तो इसको शक्ति लिख दूंगा। ले आओ इस टी को, इसके नीचे ले आओ यहां, तो ये हो जाएगा H बटे टी, और यहां कितना बचेगा, केवल I²R। तो ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा पावर। तो पावर बराबर हो जाएगा I²R। अब तुम्हें आंसर किसकी टर्म में चाहिए, V की टर्म में, यानी कि यहां से R को हटाना है, R को हटा दो, R की वैल्यू V अपॉन I से I मारा जाएगा, ये हो गया VI, एक V एक I, खत्म, ऐसे आ जाएगा। तो आप इसी को याद रखो, बस पावर का फॉर्मूला ये याद रखो, इतना सॉल्व करने के बजाय ये शक्ति का फॉर्मूला है और ये ऊष्मा का है, बाकी जहां जो जरूरत पड़ेगी हम वैसा वैसा बनाते चले जाएंगे, ठीक है। चलो, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, लाजवाब, शानदार। अगला सवाल आप देखिए, घरों, उद्योगों इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। बताइए किस में व्यक्त किया जाता है? तो आप कहेंगे कि इसे व्यक्त किया जाता है किलोवाट घंटे में, किलोवाट मिनट में, किलोवाट में, किलोवाट सेकंड में। तो अभी अभी हमने सीखा था कि इसे किस में व्यक्त किया जाता है, इसे व्यक्त किया जाता है किलोवाट घंटे में। घरों में, या मतलब घरों का मतलब जहां पर हम बिजली खर्च करने का पैसा ले रहे हैं वहां से, कमर्शियल यूनिट बोलते हैं इसको, जहां से हमें कमाई हो बिजली से, तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। आसान सवाल। अगला सवाल देखिए, ग्रुप डी का सवाल, यदि एक आयरन, आयरन का मतलब इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस करने वाली रहेगी, जिस पर 1000 वॉट अंकित है,
को प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभुक्त कुल ऊर्जा किलोवाट घंटे में होगी। देखो, ऐसे सवाल याद करने के लिए कोई फॉर्मूला मत याद रखो। तुमसे पूछा गया है कितने किलोवाट घंटे, यही तो पूछा गया है तुमसे कि कितने किलोवाट घंटे एनर्जी यूज होगी, तो तुम सारे किलोवाटों को और सारे घंटे को उठा के मल्टीप्लाई कर दो। भाई किलोवाट कितने हैं यहाँ, हमारे पास वॉट हैं, कितने हैं 1000 वॉट। ठीक, 1000 वॉट में किलोवाट बनाओगे तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो कितने किलोवाट हो गए, 1। तो प्रश्न में टोटल किलोवाट 1 है। टोटल घंटे कितने दिए हुए हैं प्रश्न में, आप देखिए कि 3 घंटे हर दिन चला रहा है और 30 दिन तक चला रहा है, तो टोटल कितने घंटे बनेंगे, 30 दिन चलाए, हर दिन दिन में 3 घंटे चलाए तो 90 घंटे हो गए। तो किलोवाट और घंटे की मल्टीप्लाई कर दो बस। किलोवाट कितने हैं 90, किलोवाट है 1 और घंटे कितने हैं 90, आंसर आ गया आपका 90 किलोवाट आवर। कहानी खत्म। इससे आसान इसमें कुछ भी नहीं है। कोई फॉर्मूला मत याद रखो कि दिन गुणा घंटे, कुछ भी नहीं। क्यों याद रखें, हमारे पास दो चीज़ों की गुणा ही तो करनी है। बेहद आसान बन जाएगा अगर आप इसमें केवल दो चीज़ों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो। ठीक है जी, चलो। तो यहां तक हमारे दो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुए हैं, एक तो रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन और एक हमारा हुआ है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसके साथ हमने देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देख लिया। तो 3 कॉन्सेप्ट लगभग हमारे क्लियर हैं। अब आज के इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके लिए मैंने बोला था वो है कैपेसिटर। अब पहले समझो कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। बहुत गहराई में तो हम नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे। संधारित्र क्या होता है, देखो जो आपके जैसे घर में पंखे की मोटर है, तो ये पंखे की मोटर को शुरू में घूमने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत ऊर्जा चाहिए। अगर हम उतनी ज़्यादा ऊर्जा लगातार देंगे तो शुरू में तो यूज़ हो जाएगी, बाद में वो यूज़ नहीं होगी तो मोटर फूक जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक ऐसी डिवाइस लगा देते हैं कि जो आने वाली एनर्जी को सपोर्ट कर दे, यानी कि जो वोल्टेज आपके घरों में पीछे से आ रहा है सप्लाई लाइन से, उसको ये सपोर्ट कर दें, तो उसको बोलते हो आप ऐसी डिवाइस जो सपोर्ट करती है। वो सपोर्ट कैसे कर पाती है, उसके अंदर आवेश इकट्ठा होता है तो वो एकदम से इसको धारा दे देती है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए देती है, केवल उतने टाइम के लिए जितने में घूम जाए। 1 सेकंड के लिए घूम गए तो बस 1 सेकंड के लिए दे दिया। ऐसी युक्ति जो अपने अंदर आवेश इकट्ठा कर सके उसको बोलते हैं हम संधारित्र। कुछ भी ऐसा उपकरण जो अपने अंदर आवेश इकट्ठा कर सके। तो आप कहोगे संधारित्र क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो, बाकी इसके सवाल जरूरी हैं। आप कहोगे आवेश संचित करने का उपकरण, आवेश संचित करने का उपकरण, यानी कि एन इंस्ट्रूमेंट टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, अब देखो, एक मैं मान के ले आया, बाजार से खरीद के उठा लाया मैं एक संधारित्र। संधारित्र आप सभी ने अवश्य देखे होंगे, आप उसको बोलते हो कंडेंसर, लेकिन वो कंडेंसर नहीं होता, वो कैपेसिटर होता है। कंडेंसर एक अलग ही चीज होती है, पता नहीं क्यों इसको सब कंडेंसर ही बोलते हैं। कंडेंसर पंखे में देखा होगा, जब पंखा स्लो घूमना शुरू कर देता है तो आप क्या कहते हो दुकानदार से जाके, यार हमें 2.5 को कैपेसिटर कंडेंसर दे दे, 3 को कंडेंसर दे दे। तो पंखे के अकॉर्डिंग होता है। 2.5 3 कह के हम यूनिट नहीं बोलते हैं, लेकिन सोचो एक सामान्य भाषा में समझ आ जाता है, परंतु हम बगैर मात्रक के बात कर रहे हैं। अब सुनिए, ये किस बात पे निर्भर करता है कि भाई कंडेंसर में कितना आवेश इकट्ठा होना है, तो ये निर्भर करता है कि तुम उसको वोल्टेज कितना दे रहे हो। तुम देखते भी होगे कि दुकानदार क्या करेगा, कंडेंसर तुम्हें देते समय तुम कहोगे चेक करवाओ भैया, तो तुम वो 2 तार उसके जो निकले होते हैं उनको लगाएगा बिजली के बोर्ड में और चिटर चिटर करा के दिखा देगा, निकाल के और चिटर चिटर करा के दिखा देगा। वो ऐसे करके स्पार्क हो रही है उसमें, तो तुम कहोगे सही है, क्योंकि उसने अपने अंदर स्टोर कर लिया चार्ज और मिलाने पे उसको बाहर निकाल रहा है ना। अच्छा, देख लो, तुम अगर देखना चाहते हो कि कैसा होता है, जो बहुत सारे बच्चों ने शायद ना भी देखा हो, तो देख लो। ये देखो, कैपेसिटर देखना है ना हमें, कैपेसिटर, कैपेसिटर, ये देखो, ये होते हैं कैपेसिटर। आपने
छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं ज़रूरत के अनुसार। जैसे देखो पंखे वगैरह में ये लगता है, लेकिन छोटी छोटी जो प्लेट्स होती हैं उनमें ये सब लगते हैं, तो ये सब कैपेसिटर होते हैं। चार्जर वार्जर में ये सारे के सारे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ये सब कैपेसिटर होते हैं ज़रूरत के अनुसार, जहाँ छोटा चाहिए छोटा, जहाँ बड़ा चाहिए वहाँ बड़ा लगा लेंगे। अब ये किस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितना आवेश आएगा। तो याद रखना कि किसी भी कैपेसिटर में इकट्ठा होने वाला आवेश, किसी भी कैपेसिटर में इकट्ठा होने वाला चार्ज सीधा अनुक्रमानुपाती होता है उसको दिए गए वोल्टेज के, उसको दिए गए विभव के। इस बात का क्या तात्पर्य है, तुम बिजली के बोर्ड में लगा रहे हो, वहां पे आ रही है वोल्टेज, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उसमें उतना ज़्यादा आवेश इकट्ठा हो जाएगा। पीछे से मान लो अगर फॉर एग्जांपल पीछे से अगर 110 वोल्ट आ रहा था और उसके हिसाब से तुम्हारे कैपेसिटर में 3 का आवेश इकट्ठा हुआ, 3 कूलम इकट्ठा हुआ, तो अगर वोल्टेज बढ़ के 220 होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, 6 कूलम। इसके जैसा लग रहा है, वोल्टेज और प्रतिरोध जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वोल्टेज और धारा जैसा, ओम के नियम जैसा, ही बिल्कुल वैसा ही वैसा है। वो वहाँ क्या होता था, वहाँ पे होता है रजिस्टर, यहाँ है कैपेसिटर, वहाँ पे होता था प्रतिरोध, यहाँ पे है संधारित्र, बिल्कुल सेम बात है। यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आवेश किस पे निर्भर करेगा, V पे। अब सुनो, मान लो मेरे पास 2 कैपेसिटर हैं, ठीक। एक कैपेसिटर में 110 वोल्ट पे 3 कूलम का चार्ज आया, वहीं दूसरा कैपेसिटर कह रहा है कि मैं 110 वोल्ट पे 5 कूलम का आवेश इकट्ठा कर लूंगा अपने अंदर। एक तो कह रहा है मेरी कैपेसिटी इतनी है भैया, मेरे अंदर 3 ही कूलम का आवेश आएगा, दूसरा कह रहा है मेरे अंदर ज़्यादा आ जाएगा। तो इस बात को दिखाने के लिए हम एक गुणांक लेके आते हैं, हम एक नियतांक लेके आते हैं। देखो जब भी हम इसको हटाएंगे तो हमें बराबर का निशान और एक नियतांक लगाना पड़ेगा, और यहां पर ये नियतांक है C, यहां पर नियतांक है C, और C बोले तो C का मतलब हो गया आपका, C का मतलब हो गया आपका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। अब देखो इससे क्या पता लगेगा, तुम दुकानदार के पास जाओगे तो तुम इतनी कहानी दुकानदार को नहीं बताओगे, ना वो दुकानदार इतनी कहानी जानता भाई, उसको क्या पता कि क्या होता है आवेश, क्या होता है वोल्टेज, वो खाली संख्या से जानता है। इसलिए तुम संख्या से ही दुकानदार से मांगते हो। ये जो बनाए जाते हैं ना हमेशा, ये जो कांस्टेंट बनाए जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बोलचाल की भाषा आसान हो जाए। ये नियतांक ही तो किसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे अगर तुम मान लो इन दोनों का, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, ठीक है, तुम इन दोनों में से C की वैल्यू निकालो, तो देखो ये कितना है, ये है Q, ये इसके लिए Q है, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, ठीक है। इसका Q कितना है, 3, C हमें निकालना है, V की वैल्यू कितनी है, 110, तो C की वैल्यू आ जाएगी 110/3, यानी कि लगभग C की वैल्यू होगी 3 3 9, 2 बच गए, 3 6 18, लगभग 6 7 इतनी। इसके लिए C की वैल्यू कितनी होगी, C की वैल्यू होती है V/Q, सॉरी C की वैल्यू होगी 3/110, अरे यार सॉरी, अच्छा 3/110 तो सॉल्व करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कुछ ऐसी वैल्यू ले लो जो थोड़ी सी आसान पड़े। तो मान लो मैं जस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, ऐसा होता नहीं है वैसे, समझाने के लिए ले लेते हैं। चलो इसको हटाओ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं 2 कैपेसिटर लेता हूँ, दोनों को एक समान वोल्टेज दे रहा हूँ, इसको भी 110 वोल्ट, इसको भी 110 वोल्ट। इसके अंदर 110 कूलम आवेश आ गया, इसके अंदर 220 कूलम आवेश आया मान लो। तो इसके अंदर कितना, इसकी C वैल्यू कितनी है और इसकी C वैल्यू बताओ। तो यहाँ से C की वैल्यू निकालोगे, ये हो जाएगी Q/V। तो दोनों में ही Q और V का डिवाइड करो, तो Q ये है, ये V है, तो 110 में 110 का डिवाइड करोगे, इसकी वैल्यू आ गई 1। यहाँ डिवाइड करो Q/V, Q कितना है 220, Q है 220, और ये कितना है आपका 110, तो ये आ जाएगा 2। यानी कि देखो एक के लिए C की वैल्यू 1 आ रही है, जो 110 कूलम का आवेश इकट्ठा कर पा रहा है उसके लिए 1 आ रही है, ये सीधा इससे डबल स्टोर कर पा रहा है तो इसके लिए 2 आ रही है। तो दुकानदार समझ जाएगा, अगर दुकानदार तुमसे कहेगा भैया इसकी ये 1 का है, 2 का है, तो तुम समझ जाओगे कि 2 वाला उतने ही वोल्टेज पर इससे 2 गुना आवेश इकट्ठा कर सकता है। अब समझ गए तुम 3 और 4 का मतलब क्या होता है।
अच्छा, हम तो इसको सामान्य भाषा में 1 2 बोलते हैं, इसकी यूनिट भी तो आएगी। यूनिट क्या आएगी भाई? सी की यूनिट क्या आएगी? क्यू की यूनिट, वी की यूनिट। क्यू की यूनिट क्या है? कूलॉम, ठीक है। और वी की यूनिट क्या है? वोल्ट। इसी को तुम क्या कहते हो? फैरड। इसी को आप क्या बोलते हैं? फैरड बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका संधारित्र और संधारित्र से पूछे जाने वाले सवाल। एक बार नोट करेंगे, बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल इसमें नहीं है। एक बार सभी दोस्त नोट कर लेंगे और इतना याद रखेंगे, Q बराबर CV और C बराबर Q बटे V। ये हो गया कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। चलो अब देखो, नोट हो गया। अब इससे संबंधित क्या सवाल आते हैं? एक तो थ्योरी का हो गया। न्यूमेरिकल क्या आएगा? इसको भी हम आवेश को घटाने और बढ़ाने के लिए हम इनको एक अरेंज करते हैं। अब अरेंज करने के यहाँ भी 2 तरीके हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। देखो, इसको दिखाने का जो तरीका है, जैसे प्रतिरोध को दिखाने का तरीका ऐसे करके था, इसको दिखाने का जो तरीका है, इसका जो सिंबल है वो ऐसे रहता है, ठीक है। ये होगा इसका प्रतीक, ये इसका सिंबल है। भैया ये तो बैटरी का है, बैटरी का ये नहीं है। बैटरी का होता है एक बड़ा और एक छोटा। ये बैटरी का है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ये बैटरी का है, ठीक है। और ये संधारित्र का है। अब देखो सवाल कैसे बनेंगे? सवाल बनेंगे जैसे, मान लो आपसे बोला जाएगा कि मेरे पास एक तो 2 फैरड का और एक 3 फैरड, फैरड लिख रहा हूं मैं, के संधारित्र के कैपेसिटर किस में जोड़े जाते हैं? मान लो श्रेणी में जोड़े जाते हैं। के कैपेसिटर श्रेणी यानी सीरीज में जोड़े जाते हैं। में जोड़ने पर तुल्य कितना मिलेगा? में जोड़ने पर तुल्य धारिता बताओ इनकी, यानी कि फाइनल आंसर बताओ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो देखो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें क्या याद रखो, देखो प्रतिरोधों के केस में जब श्रेणी क्रम होता है तो सीधा सीधा जोड़ते हैं। यहां पे श्रेणी क्रम में जैसे प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ते थे वैसे जोड़ेंगे, यानी प्रतिरोधों का उल्टा फॉर्मूला लगेगा यहां। बस इतना सा याद रखना, कुछ भी एक्स्ट्रा याद नहीं रखना। कहां से आया, कैसे आया, कभी नहीं पूछा जाएगा। ये मैं बता रहा हूं, ये आपके सिलेबस में कभी नहीं पूछा गया, आज तक तो कभी पूछा नहीं गया। लेकिन मैंने एक बात कही थी कि पहले हम उन टॉपिक को कर लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो आपके हो गए, संधारित्र से पहले खत्म हो गया आपका सिलेबस। लेकिन ये टॉपिक बचा हुआ है तो इसको कर लेते हैं, क्या पता सवाल आ जाए, बट आया आज तक नहीं है। तो हमें इसलिए गहराई में नहीं जाएंगे भाई। संधारित्र में जरूरी था मैं गहराई में गया, उसमें रजिस्टर में मैंने बताया फॉर्मूला कैसे आता है, कहाँ से आता है, उससे सवाल भी बनते हैं। जहाँ गहराई में जाने की जरूरत नहीं है हम उसमें नहीं जाएंगे। आप गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज होंगे, लेकिन जितना बोर्ड पे है बस उतने को पढ़ेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो श्रेणी क्रम के लिए यहाँ प्रतिरोध से उल्टा फॉर्मूला लगाओ भाई। श्रेणी क्रम में आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे सी के लिए। बस इतना याद रखो कि 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। ठीक है जी। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब सॉल्व करो। आप क्या कर दो, सीधे सीधे ऐड कर दो, 1/2 1/3 कितना हो जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम यहाँ 2 और 3, ये हो जाएगा 5/6। और ये कितना हो जाएगा? C बराबर 6/5। इतने फैराड उल्टा कर देंगे। अब अगर वहां समांतर में जोड़ने को बोले तो उसके श्रेणी जैसा फॉर्मूला लगा दो। तो इसको तुम सॉल्व भी मत करो, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस वहां पे जाओ सीधा उल्टा कर देना है, खत्म कहानी। तो आशा करता हूं कि हमने विद्युत को बहुत अच्छे से समझ लिया, बढ़िया तरह से इसके सवाल किए। संधारित्र में अगर हल्की सी समस्या हो तो वो आपको इसलिए आ रही होगी, आप गहराई में जा रहे हैं, मत जाइए। केवल जितना हम इसको कर रहे हैं उतना करिए। बाकी मैं बीच बीच में कमेंट देख रहा था, सब कुछ लगभग पॉजिटिव है, आपको अच्छा समझ में आ रहा है। दूसरा, कल जो हम शुरू करेंगे वो मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे, चुंबकत्व को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।